A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes, few classes, we were continuously studying the chapter, basically the index number. So it is your last chapter of the whole syllabus of economics class 11, and this chapter is related to the statistics for economics. So in this class also we will study some other index number, as well as we'll do some numerical questions. So let's get started. Okay, now the next one is there are following steps are observed to construct the consumer price index. Okay, so there are further steps for the consumer price index. So the first one is steps. First one is selection of the class of the consumers. Selection of class of consumers. So consumers should be classified into various classes. So इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सिलेक्शन ऑफ द क्लास ऑफ द कंज्यूमर है उसमें कंज्यूमर को क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो कंज्यूमर शुड बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस. जो कंज्यूमर है उनको हम क्या करेंगे, वेरियस क्लासेस में डिवाइड करेंगे. दैट इज इंडस्ट्रियल लेबर में, जैसे जितनी भी पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करेंगे. तो पहला आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल लेबर में, फिर टीचर्स में, जो डॉक्टर्स है, जो भी डिफरेंट बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कौन है, प्राइवेट सेक्टर में कौन है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ कौन है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय. तो इसमें हम पहला क्या करेंगे, जो भी जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट स्टेप है इंक्वायरी अबाउट द फैमिली बजट. इंक्वायरी अबाउट द फैमिली बजट. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर सेलेक्टिंग द क्लास ऑफ पीपल वी नीड टू कंडक्ट अ फैमिली बजट इंक्वायरी. ठीक है, जैसे ही हमने क्या कर लिया, जो पीपल है उनकी क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमें क्या करना है, वी नीड टू कंडक्ट अ फैमिली बजट इंक्वायरी. हमको अब क्या करना है, फैमिली जो बजट है उसकी इंक्वायरी करना पड़ेगा. वी सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज. हमें अब यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है सैंपल को एडिक्वेट नंबर में, जो भी रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज हैं जिनको भी हमने एज अ कंज्यूमर सेलेक्ट किया है, फ्रॉम द सेलेक्टेड ग्रुप. जो भी सेलेक्टेड ग्रुप है उसमें से हम लेंगे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा. एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड. अब उनसे हम क्या करेंगे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. पहला है आपका कमोडिटीज कंज्यूम्ड, क्या क्या किस किस टाइप की वो लोग कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ दीज कमोडिटीज. अब उनकी क्वांटिटी, जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी वो कितना लेते हैं. थर्ड वन इज प्राइस ऑफ दीज कमोडिटीज. अब ये जो कमोडिटीज लिया है उसकी प्राइस कितनी है. एंड द लास्ट वन इज टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंज्यूमर. अब जो भी कंज्यूमर है उनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे कि कौन सी वो कमोडिटी को ले रहे हैं, कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी है, उन कमोडिटी की प्राइस कितना है, और उनका कोई भी मंथली अगर हम निकाल रहे हैं या ईयरली निकाल रहे हैं तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है. ठीक है, सो आइटम्स ऑफ द जनरल कंजप्शन आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. अब जो भी हम जनरल कंजप्शन का आइटम ले लिए हैं, अब हम उनको क्या करेंगे, फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहला कि उनका फूड पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्लोथिंग पे कितना हो रहा है, मतलब उनके ड्रेसअप पे कितना हो रहा है, एजुकेशन पे उनका कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, हाउसिंग पे, मतलब जो भी अगर वो हाउस पे रेंट पे कर रहे हैं तो वो कितना रेंट पे कर रहे हैं. फ्यूल एंड लाइटिंग, मतलब जो भी फ्यूल ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल और भी कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं फ्यूल से, एज अ फ्यूल वो कितना लग रहा है. लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कितना वो लोग का कंजप्शन हो रहा है. एंड दी मिसलेनियस और अदर्स आइटम पे उनका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है. सो ईच ऑफ द अबव इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप. अब इन सबको क्या करेंगे और स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड करेंगे. एग्जाम्पल, फूड में भी डिवाइडेड इनटू पल्सेस, सीरियल्स,
फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल। अब हम क्या ले लिया, हमने फ्रूट ले लिया कि उनका फ्रूट पे फूड पे कितना एक्सपेंड। अब फूड को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे कि वो कितना पल्स यूज़ कर रहे हैं, कितना राइस यूज़ कर रहे हैं, कितना अदर सीरियल्स यूज़ कर रहे हैं, उनका फ्रूट्स पे कितना एक्सपेंडिचर है, मिल्क पे कितना एक्सपेंडिचर है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप है इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस। इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है द रिटेल प्राइस ऑफ द सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी गैदर्ड फ्रॉम द एरिया टू विच दीज कंज्यूमर बिलोंग्स। ठीक है, अब जो रिटेल प्राइस है, जो भी गुड्स को सेलेक्ट किया गया है, शुड बी गैदर्ड फ्रॉम द एरिया, उस एरिया में गैदर होना चाहिए जहाँ पे जिस एरिया से कंज्यूमर क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। सो एनी डिस्काउंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर वहाँ पे कोई डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अगर कोई मेरे नेबर की कोई शॉप है, तो अगर जो इस पे स्टडी कर रहा है वो अगर मेरे को सेलेक्ट किया है कि हाँ इनका हमें कंज्यूमर का फैमिली बजट पे पढ़ना है कि प्राइस इंडेक्स पे कितना है, तो वो मेरा देखेगा कि मैं कौन कौन सी कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूँ। फिर जो भी जहाँ से लोकेलिटी में मैं सामान परचेज करती हूँ, वहाँ से ये पता चलेगा कि ओवरऑल कितनी प्राइस वहाँ पे दे रहा है। अगर वो डिस्काउंट भी दे रहा है तो उसको भी हम लोग लेंगे। टू इंश्योर दैट रिटेल प्राइसेस आर राइटली कलेक्टेड, प्राइस कोटेशन शुड बी वेरीफाइड। कि जो भी रिटेल प्राइस है, जो रिटेलर प्राइस कर रहे हैं, जो हमने मतलब जो चेक करने के लिए लिया जा रहा है इंडेक्स नंबर के लिए, तो उसमें ये भी देखा जाता है प्राइस कोटेशन शुड बी वेरीफाइड। जो भी प्राइस का कोटेशन है, कितने की प्राइस है, कोई भी वो भी क्या किया जाता है, उसको भी वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है असाइनिंग वेटेज। असाइनिंग वेटेज। ठीक है, ये कह रहा है सिंस डिफरेंट आइटम्स हैव द डिफरेंट इंपॉर्टेंस फॉर द डिफरेंट सेट्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, जितने भी डिफरेंट आइटम हैं उनकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस भी है, एज वेल एज डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर। मतलब मेरी क्या है, कोई भी कमोडिटी की डिमांड अलग हो सकती है और दूसरे की कोई भी कमोडिटी की जो एक्सपेक्टेशन है या उसकी डिमांड वो दूसरे के लिए अलग हो सकती है। तो कंज्यूमर के साथ भी ये वैरी करता है। सो देयरफॉर आइटम शुड बी गिवन वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। यहाँ पे अब आइटम्स को भी वेटेज उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा कि उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। So different method used to construct consumer price index numbers are given below. अब जो different method use किया जाता है consumer price index को, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो next है आपका methods of the construction of the consumer price index। कि क्या क्या ऐसे methods हैं, अगर हम लोग consumer price index पे study करना है तो कौन कौन से ऐसे methods को use किया जाएगा। ठीक है, मेथड्स। तो पहला है देयर आर टू मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो मेथड है। पहला है आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड द सेकंड वन इज फैमिली बजट मेथड। पहला आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर method and second one is family budget method। ठीक है, ये दोनों मेथड है। अगर हमको क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को स्टडी करना है, तो ये दोनों मेथड क्या होंगे, बेसिकली यूज होंगे टू कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पहला है आपका कह रहा है कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कि ये क्या होता है। तो दिस मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू द क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर। ये जो मेथड है वो इंपॉर्टेंस किसको देता है, जो क्वांटिटी है किसकी, बेस ईयर की। सो वी फर्स्ट फाइंड एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे बेस ईयर का, मतलब समेशन P0 Q0। P0 दिया होगा प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द base year. So we will multiply both of them and then summation we will calculate. So then we find the
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर किसका फाइंड आउट करेंगे, करंट ईयर का। मतलब हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, P1 और Q0। मतलब P1 मीन्स प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर हम इसका समीशन निकालेंगे। सो वी अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। फिर अब हम उसके लिए फॉलोइंग फॉर्मूला को यूज करेंगे। P01 इक्वल टू P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, समेशन लगा लीजिए। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का। ठीक है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सो इन सिंपल वर्ड्स वी यूज लेस्पियर मेथड। ये किसका फॉर्मूला है, लेस्पियर मेथड का है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, फैमिली बजट मेथड। इसमें क्या करना है, दिस मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू दी प्राइस रिलेटिव। इसमें क्या है, इसको किसको इंपॉर्टेंस देता है, प्राइस रिलेटिव को देता है। द करंट ईयर प्राइस मीन्स P1, करंट ईयर प्राइस P1 इज डिवाइडेड बाय द बेस ईयर प्राइस। उसको हम क्या करेंगे, बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करेंगे। प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। फैमिली बजट मतलब हम कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, फिर देन वी कैलकुलेट वेट। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये हम लोग को R निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव निकालते थे ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये निकालेंगे। फिर इसके बाद देन वी कैलकुलेट वेट। फिर अब हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे। वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, P0 Q0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्राइस ईयर, प्राइस ऑफ द बेस ईयर टू एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, फिर वी अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। उसके बाद हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, P01 इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W। ये हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, समेशन RW अपॉन समेशन W। ये फार्मूला यूज करके हम लोग फैमिली बजट से कैलकुलेट करेंगे। और ये आपका फार्मूला किसके लिए होगा, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, अगर हमको ये दोनों कैलकुलेट करना है तो हमको ये दोनों मेथड को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा इससे क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन है, फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन, फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बोलते हैं। बाय द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, कमोडिटी आपका है P0 Q0 P1 Q1। A B C D 2 5 4 2 10 12 20 15। P1 is 4 6 5 3 5 10 15 10। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास दिया है, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, P1 Q0 P0 Q0। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट करिए, P1 Q0 और P0 Q0 मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप इसका, P1 और Q0 10 इंटू 4 40। ये समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन किसका निकालना है हमको, यहाँ पे P1 यहाँ पे पास दिया हुआ है और Q0 दिया हुआ है, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, P0 और Q0, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ठीक है। फिर आपका ठीक है, अब यहाँ पे P0 निकालना है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ये हो गया 20, 60, 80, 30, ठीक है, 20, 60, 80, 30। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इसको समेशन करें, समेशन P1 Q0 निकालिए और समेशन P0 Q0 निकालिए, इसका समेशन निकालिए। 160 हो गया, 80 और 80 160, 190 हो गया, ये करेंगे हम लोग। ये हो गया 100 प्लस 45, 40 एंड 72, 257, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, आपको फॉर्मूला पता हुआ है, उस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो P01 इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। तो P01 इक्वल टू P1 Q0 कितना है, 257 अपॉन P0 Q0 190 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है, जो वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 135.26, ठीक है। सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करना है वो सब कुछ आपके सामने है, तो यहाँ पे वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो आफ्टर दी होलसेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, the next topic is wholesale price index. Okay, wholesale price index क्या कह रहा है, the wholesale price index number indicates the change in the general price level। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो क्या शो करता है, वो जनरल प्राइस में कितना ज़्यादा, जो भी प्राइस लेवल है, प्राइस कितना है 10 है, तो उस जनरल प्राइस में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है उसको शो करता है। सो अनलाइक द CPI इट डज नॉट हैव एनी रेफरेंस कंज्यूमर कैटेगरी, बट इसमें क्या है, CPI की तरह मतलब इसमें कोई भी कंज्यूमर की कैटेगरी नहीं है कि कंज्यूमर हायर इनकम ग्रुप से है कि लो इनकम ग्रुप से, ये इसमें बस सिंपल जो जनरल प्राइस लेवल चल रहा है इकॉनमी में, प्रिवेल कर रहा है, उससे रिलेटेड होता है। सो इट डज नॉट इंक्लूड आइटम्स पर्टेनिंग टू द सर्विसेज लाइक बार्बर चार्जेस, रिपेयरिंग एक्सेट्रा। तो इसमें ये सारे आइटम्स इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे बार्बर कितना चार्ज कर रहा है, रिपेयरिंग हो रही है तो उसकी कितनी चार्जेस लग रही है। सो व्हाट डज द स्टेटमेंट WPI विथ 2011-12 एज बेस ईयर इज 115.7 इन दिसंबर 2017 मीन कि अगर ये स्टेटमेंट दिया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया है 11-12 का बेस ईयर के साथ 115.7 इन दिसंबर 2017, इसका क्या मतलब हुआ, तो इट मीन्स दैट जनरल प्राइस लेवल हैज बीन राइजेस फ्रॉम द 15.7% ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। 11-12 में दे रहा है, 2011-12 में दे रहा है कि 115.7 हुआ है, ठीक है, एज बेस ईयर, वही कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर मतलब करंट ईयर क्या है आपका 2017, तो 2017 में ये शो कर रहा है कि 15.7% प्राइस में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 115 मतलब क्योंकि हम लोग बेस ईयर हमेशा क्या लेते हैं 100 लेते हैं, तो 115.7 का होने का क्या मतलब हो गया कि 15.7% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर है
So the commodity weight in the WPI are determined by the estimates of the commodity values of the domestic production. ठीक है, तो जो commodity weight है WPI का वो determine कैसे हो रहा है? By the estimate of the commodity. commodity के estimate से value of the domestic production and the value of import inclusive of the import duty during the base year. कि value of जो import है, कितना import duty लगा है किसी भी base year में. So it is available on the weekly basis. ये जो होता है WPI वो weekly basis पे ही होता है. And commodities are broadly classified into 3 categories. जो commodity होती है वो broadly किसमें classify होती है? 3 category में. पहला है आपका primary articles. ठीक है, तो ये आपका हो गया है प्राइमरी आर्टिकल्स. नेक्स्ट है आपका फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स. फ्यूल, पावर, लाइट एंड lubricants, and the last one is manufactured products. ठीक है, तो इसको कह रहा है कि हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी आर्टिकल्स, जो ये प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं इसमें वो सारे गुड्स आते हैं जो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज जो सारे हैं उनको एक्सप्लॉइट करके जो प्रोड्यूस किया जाता है वो सारे आपके क्या आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में आते हैं. तो इसमें ऑलमोस्ट 102 कमोडिटीज आती हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट, जिसको शॉर्ट में एनर्जी आर्टिकल्स भी बोलते हैं. इसमें क्या है ऑलमोस्ट आपके 19, ठीक है 19 कमोडिटीज आती हैं. लास्ट है आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी मशीन ये सब, इनको क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. तो इसमें क्या है सबसे ज़्यादा आइटम्स आते हैं आपके 505 कमोडिटीज़ क्या होती हैं इंक्लूड होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हमको इन्फ्लेशन निकालना है किसी भी इकॉनमी में, अगर हमको वीकली इन्फ्लेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. इसका एक फॉर्मूला है कि अगर वीकली इन्फ्लेशन निकालना है हमें, इसका फॉर्मूला है XT माइनस XT माइनस 1 अपॉन XT माइनस 1 इंटू 100. ठीक है, अब ये XT क्या है? XT कह रहा है कि होलसेल प्राइस है कोई भी टीथ पीरियड के लिए, मतलब टीथ पीरियड के लिए होलसेल प्राइस दिया हुआ है. XT माइनस 1 कह रहा है कि जो होलसेल प्राइस है वो T माइनस 1 कोई वीक है, मतलब 2 वीक अगर हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमको कोई भी किसी चीज़ का अभी पता करना है कि अभी के प्रेजेंस में प्राइस हमारी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो हमको उसको किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो ये क्या है, ये अभी एक वीक 1 ये उसका बता रहा है, मतलब एक टीथ पीरियड के लिए इस होलसेल प्राइस बता रहा है. भाई XT माइनस 1 वो क्या है कोई भी T माइनस 1, मतलब हम जिसको बोलते हैं कि पहले के कोई भी प्रीवियस वीक का प्राइस बता रहा है. तो डिवाइड भी हम T माइनस 1 XT माइनस 1 से इंटू 100 कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितना ज़्यादा चेंजेस आया है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इफ होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 1, अगर आपके पास दे रहा है होलसेल प्राइस दे रहा है, वेट अ मिनट आई विल रब ऑल दीज. ठीक है, अगर क्या दे रहा है कि होलसेल प्राइस दे रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 1 रुपीज 800 एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 2 इज 880. सो कैलकुलेट वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन. कैलकुलेट weekly rate of inflation. आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है. ठीक है,
तो उसका फॉर्मूला आपको पता है एक्स टी माइनस वन अपॉन एक्स टी माइनस इंटू 100। एक्स टी मतलब ये क्या है, होलसेल प्राइस किसका दे रहा है, कोई टी पीरियड का दे रहा है, और टी माइनस वन कोई टी माइनस वन पीरियड का दे रहा है। मतलब टी माइनस वन हम जब करते हैं तो मतलब कोई प्रीवियस ईयर का दे रहा है, प्रीवियस वीक का दे रहा है, ये अभी प्रेजेंट का दे रहा है। तो एक्स टी हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 880, ये वीक 2 का है तो अभी का हो गया, टी माइनस वन वीक 1 का है, तो 800 अपॉन एक्स टी माइनस वन कितना है 800 इंटू 100। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 80 अपॉन 80 इंटू 100, तो कितना हो गया 10। तो वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमें पता चल गया वो कितना है 10%। मतलब जो प्राइस आपकी 800 थी वीक 1 में, वीक 2 में 880 हो गई, तो मतलब कितना ज़्यादा प्राइस में चेंजेस हुआ होलसेल प्राइस में। तो हमें पता चला कि 10% क्या हुआ प्राइस में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या था होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट मेथड था आपका है मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू ऑल कि आपके जो सिलेबस में जो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% जो कोविड की वजह से, उसमें ये टॉपिक जो है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स वो भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो हमको ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमको जो पढ़ना है वो है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज वेटेड एवरेज ऑफ द क्वांटिटी रिलेटिव। कि जो इंडेक्स नंबर होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का वो क्या होता है वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज ऑफ द क्वांटिटी से रिलेटिव होता है। इट्स बेस पीरियड इज द ट्राइनियम ending 1881 to 1882. So in 2003-4 the index number of the agricultural production was 179.5. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर 2003 से 4 में कितना दे रहा है, आपका दे रहा है कि जो इंडेक्स नंबर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का कितना था 179.5। फिर क्या है, इट मीन्स दैट agricultural production has increased by the 79.5% over the average of the 3 years 79 to 80। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है फिर वो क्या हुआ है कि 79.5% इंक्रीज हुआ है अगर हम लोग एवरेज 3 ईयर का निकाल रहे हैं इन दी 79 to 80। मतलब अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं किसका 3 ईयर्स का 79 to 80, 80 to 81 एंड 81 to 82। ठीक है, अगर 3 ईयर का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कितना 79.5% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है। सो फूड ग्रेन्स हैव वेट ऑफ द 62.92% इन दिस इंडेक्स। और जो फूड ग्रेन्स का जो वेट है वो कितना परसेंट था 62.92 इस इंडेक्स में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स, यही होता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो सेंसेक्स। सेंसेक्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत छोटा सा था सेंसेक्स। यू ऑफन कम अक्रॉस अ न्यूज आइटम इन अ न्यूज़पेपर। अब ठीक है, आप लोग हमेशा न्यूज़पेपर में देखते होंगे सेंसेक्स ब्रीचेस 8700 मार्क, बीएसई क्लोजेस एट 650 पॉइंट्स, इन्वेस्टर वेल्थ राइजेस बाय 9,000 करोड़, द सेंसेक्स ब्रोक्स द 8700 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स history, but the ended of the mark with 8650, also a new record closing level. ठीक है, so the rise in the Sensex was at
एट द हाईएस्ट लेवल टिल डेट। या ऐसी न्यूज़ हम लोग पेपर में देखते रहते हैं कि सेंसेक्स इतने के साथ इंक्रीज हुआ, सेंसेक्स जो प्राइस है वो इतनी डिक्रीज हुई, हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ। तो ये सब क्या कह रहा है, विच रिफ्लेक्ट द गुड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इन जनरल। अगर ये शो करता है कि सेंसेक्स क्या है, हाईएस्ट लेवल पे था, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि इकॉनमी क्या है, बहुत ही अच्छे कंडीशन पे है। सो एज द शेयर प्राइसेस राइज, जैसे ही जो शेयर्स होते हैं, जो आप लोग बिजनेस में पढ़ रहे हैं, शेयर प्राइस राइज होगा, रिफ्लेक्टेड बाय द राइज इन इंडेक्स, इंडेक्स के राइज होने से द वैल्यू ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वेल्थ है, जो भी उनका इनकम है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंसेक्स। सो द सेंसेक्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, इट इज एन इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट क्या करता है, मूवमेंट इन द शेयर प्राइसेस। जो भी शेयर की प्राइसेस हैं उसमें मूवमेंट, मींस प्राइस में इंक्रीज और प्राइस में डिक्रीज। अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत बेस्ट कंडीशन होती है। ऑफ द मेजर कंपनीज लिस्टेड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि सेबी अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि वहाँ पे जाके हमें अप्रूवल कराना पड़ता है। तो जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उनका क्या है कि प्राइस में कितना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। सो इट इज़ वन नंबर दैट रिप्रेजेंट द होल शेयर मार्केट। एक नंबर होता है जो पूरे शेयर मार्केट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसेक्स टेल्स अस if the price of the shares listed on the stock exchange are going up or down as a whole। तो जो भी ये सेंसेक्स का मूवमेंट होता है वो यही बताता है कि जो भी प्राइस है शेयर्स की वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे इंक्रीज होने के लिए प्राइस में, जैसे हम लोग सेंसेक्स में इसके लिए वो यूज़ करते हैं बुल, BULL। ठीक है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो उसके लिए बियर। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि प्राइस में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। सो इफ सेंसेक्स गोज अप, अगर सेंसेक्स क्या है, बढ़ रहा है, इट मीन्स दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंपनीज अंडर द BSE सेंसेक्स हैव गॉन अप। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी प्राइस है डिफरेंट शेयर्स की, डिफरेंट सिक्योरिटीज की, उनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। वही अगर सेंसेक्स, हम बोलते हैं कि सेंसेक्स डाउन जा रहा है, दैट मीन्स कि जो भी प्राइस है शेयर्स की, डिफरेंट सिक्योरिटीज की, वो क्या होती जा रही हैं, डाउन होती जा रही है। सो इट इज योर one of the last chapter of your syllabus. So from this we have completed the whole syllabus of the economics.